welcome back to my channel. My name is प्राची शर्मा और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप इस चैनल पे आए हैं अपनी केमिस्ट्री को सुधारने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम एक आईसीएसई स्टूडेंट हैं. वी कैन समटाइम्स स्ट्रगल लिटिल बिट इन केमिस्ट्री and I do understand that it can be very overwhelming. It can be, very difficult to follow up through the syllabus. So here I am helping you to work through the process step by step, understand the concept thoroughly, practice your questions and exercises, and be prepared for your board exams next year. So if you are a first timer on this channel, welcome to my channel and I'm glad to see you here. And if you are an old timer and has been coming on my channel frequently, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट. सो आज के सेशन में क्या टारगेट है? आज का सेशन है वेपर डेंसिटी के ऊपर. सो विल बी डिस्कसिंग द बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि जो उसका प्रूफ है दैट इज नॉट इन द सिलेबस. अनदर थिंग इज, काफी स्टूडेंट्स हैव ईमेल्ड मी एंड चेक्ड विद मी दैट मैम जो सिलेबस अभी चल रहा है, इज इट द अपडेटेड सिलेबस दैट आई एम टीचिंग? आंसर इज यस, द सिलेबस हैज बीन चेंज्ड. आपका ऑलमोस्ट पूरा ही चैप्टर आ रहा है, बस प्रूफ्स वगैरह नहीं आ रहे, बट फॉर्मूला सारे आ रहे हैं, न्यूमेरिकल सारे आ रहे हैं. So yes, it is the updated syllabus, and if your teacher is saying something else, so make sure that you reach out to me and tell me what they are saying and we can maybe discuss about it. All right. आज के सेशन में डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस. सो आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? आई होप सो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो आज का सेशन है वेपर डेंसिटी के ऊपर. सो द फर्स्ट थिंग दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इज कि वेपर डेंसिटी होता क्या है. तो वेपर डेंसिटी एज द नेम सजेस्ट्स, जो वेपर्स हैं या कुछ भी ऐसा कंपाउंड जो गैसियस स्टेट में है, जब हम उसे किसी कंटेनर में डालते हैं, सो वी टॉक अबाउट देयर डेंसिटी एज इन कि उसके मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा डेंस हैं, कितने क्लोजली पॉपुलेटेड मॉलिक्यूल्स हैं. सो दैट इज डेंसिटी. So we also call it as vapor density. इस concept में we'll be talking about vapor density and its relation with their vapor molecular mass. Vapor molecular mass का मतलब और कुछ नहीं है. It simply means कि आपका जो कंपाउंड है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो वो वेपर फॉर्म में है या गैसियस स्टेट में है. So आप उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर रहे हो. So we are considering it as vapor molecular mass. आई बात समझ? So let's start with the definition. So सबसे पहले जो definition है हमारी, the definition says the ratio between the masses of equal volumes of gas and hydrogen under the same conditions of temperature and pressure. अब जब ये चीज़ उन्होंने कैलकुलेट करनी स्टार्ट करी, उन्होंने किन्होंने, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे केमिस्ट थे, जब उन्होंने डेंसिटी के ऊपर, गैस के ऊपर उन्होंने स्टडीज को स्टार्ट किया, तो जैसा मैंने आपको एटम्स के केस में भी बताया था कि एक उन्हें कंपैरिजन का रेफरेंस चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, वैल्यूज बहुत छोटी हैं या वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, इट्स वेरी हार्ड टू डू द कैलकुलेशंस. ठीक है. सो द बेस्ट थिंग दैट वर्कड फॉर द साइंटिस्ट्स वाज कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए किसी एक चीज को फिक्स कर दो. ठीक है. सो इस केस में हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया, तो जो भी वेपर डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं वो हम हाइड्रोजन से कंपेयर करके करते हैं. ठीक है. सो जो डेफिनेशन कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि आपको अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एक कंटेनर में आपने गैस ली ए, एक कंटेनर में आपने ली हाइड्रोजन. ठीक है. और बिल्कुल सेम क्वांटिटी में. ठीक है. जितनी आपने क्वांटिटी पहले वाले में ली है, मान लो यहाँ 2 लीटर गैस ली है, तो हाइड्रोजन भी आपने 2 लीटर ही ली है. ठीक है. इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे. सो क्या कंपेयर कर रहे हो आप कंपेयर कर रहे हो मास ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम V, किसका, A का. ठीक है. ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम V, किसका, हाइड्रोजन का. सो अगर आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करोगे, मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो आपका वेपर डेंसिटी आ जाएगा, किसका, A का. वेपर डेंसिटी ऑफ A. अब इसका फटाफट डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, क्योंकि डेफिनेशन इज इन द सिलेबस और जो आपका फॉर्मूला है दैट इज इन द सिलेबस, बट जो लास्ट में मैं फॉर्मूला बताऊंगी वो वाला डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ. द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस या वेपर एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सारी कंडीशन सेम है, एट STP है.
ठीक है, दोनों की वॉल्यूम जो आपने ली है बिल्कुल सेम ली है, तो जब आप इन दोनों का मास का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेपर डेंसिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारे फॉर्मूला है। सो रिलेटिव वेपर डेंसिटी, मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द गैस अंडर सिमिलर कंडीशन। ऑफ द गैस कौन सा, मान लो हमने कोई ए ली थी गैस, मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर सिमिलर कंडीशन, तो कंडीशन भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, मास में फर्क आएगा बस। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव वेपर डेंसिटी। अब जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के अंदर दो अगर आप मॉलिक्यूल लें, तो इसे जो डेरिवेशन है वो समझा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो फॉर्मूला आप याद करोगे लास्ट में वो आया कहाँ से है। ठीक है, तो जो रिलेटिव वेपर डेंसिटी है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। ठीक है, तो गैस का हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, हाइड्रोजन का भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं, पर उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम कितने हैं, 2 एटम है। ठीक है, सो मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन हुआ उसे 1 एटम करने के लिए आपने 2 दूसरी साइड पे भेज दिया, तो क्या हो गया, 2 इंटू रिलेटिव वेपर डेंसिटी इक्वल्स मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। और जो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है 1। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, तो इसी वजह से 1 तो आपने 1 कर दिया। सो आपको जो फाइनल फॉर्मूला आया, दैट विल बी 2 टाइम्स relative vapor density is equals to relative molecular mass of a gas or vapor। ठीक है, ये फॉर्मूला सिलेबस में है, यही सारे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा। ठीक है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, डेफिनेशन सिलेबस में है। सो डेफिनेशन सिलेबस में है, वो आपको पता होनी चाहिए, और ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में है, और जो न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूला पे बेस्ड है वो सिलेबस में है। आई बात समझ। सो 2 टाइम्स रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। आगे बात समझ, अब आगे चलते हैं। द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर इज 2x इट्स वेपर डेंसिटी। अब ये जो कहानी हमने यहाँ लिखी है इसी को उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस और वेपर इज 2x इट्स वेपर डेंसिटी। सेम बात है, बड़ी सुंदरता से इन्होंने वर्ड्स में लिख दी गई है। सेकेंड पॉइंट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज। अब जब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर्स, मतलब इतना उसकी वॉल्यूम होती है एट एसटीपी, विच कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस एंड इट इज इक्वल टू 1 मोल। कहने का मतलब कि अगर 1 मोल, ये वही चीज है जो मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाई थी, 1 gram molecular mass of a gas equals 1 mole, which is also equal to 6.022 times 10 to the power 23, which is also equal to 22.4 liters at STP। तो ये चीज इन्होंने इन वर्ड्स लिखी है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी आएगा तो आप आपस में कंपेयर करके उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन और देख लो, आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। मोलर वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है, अब आपको जो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास था इसकी मैंने बता दिया कि इसका ये कंपैरिजन है। अब मोलर वॉल्यूम पे आ जाते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 gram molecular mass or simply by 1 mole of the gas at STP, it is equal to 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कहने का मतलब क्या, यहाँ डेसीमीटर क्यूब लिखो या लीटर लिखो एक ही बात है। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या होती है, मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 gram molecular mass of that substance या फिर 1 mole of that substance, और होती कितनी है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार मैं आपको एटॉमिसिटी बता देती हूँ। सो आई डिड नॉट हैड द डेफिनेशन रिटन अप हियर। ओके, सो एटॉमिसिटी क्या होती है कि एक किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमने आई थिंक जब आपका सेकंड पार्ट था चैप्टर का उसमें डिस्कस किया था एटॉमिसिटी, एंड बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे। एटॉमिसिटी इज इन सिलेबस, दे कैन आस्क यू डिफरेंट कंपाउंड्स एंड दे कैन आस्क यू द एटॉमिसिटी ऑफ इट। ठीक है, एटॉमिसिटी का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन भी आ सकती है, सिलेबस में है। द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल है किसी भी एलिमेंट का, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसको एटॉमिसिटी कहते हैं।
एग्जाम्पल है मोनोटॉमिक, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसे किसी से कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है इनर्ट गैसेस, हीलियम, ठीक है, आर्गन, ये सब एज इंडिविजुअल एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इन्हें किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया डायटोमिक, डायटोमिक मतलब कि दो एटम्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, इसके अंदर दो कंपाउंड चाहिए, दो एटम चाहिए होंगे। उसके बाद आ गया ट्रायोटोमिक, लाइक ओजोन, O3, ठीक है। फिर आ गया फॉर्मूला अटोमिसिटी का, अटोमिसिटी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। so sorry about that. Let me just put this right here. ओके, हाँ, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम सबसे पहला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने पूछा है एटॉमिसिटी, ठीक है, क्लोरीन इफ 35.5 ग्राम्स ऑफ इट ऑक्यूपाइज कितना 11,200 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे कि जो सबसे स्टैंडर्ड कंडीशन है वो ये है कि जो 1 मोल है किसी भी सब्सटेंस का, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस का। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने जो दे रखी है उससे हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है कि ओके, तो इन्होंने हमें बोला है 35, पहले तो आपको पता होना चाहिए 35 पर, ओके ठीक है, सॉल्व हो सकता है आराम से, कोई ज्यादा स्ट्रेस की बात नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन में पता चल गई। अब इसी कंडीशन को उठा के जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है हम उसको कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपेयर करेंगे कि जैसे उन्होंने हमें दिया है, इसे उल्टा लेके चलते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेट दी एटॉमिसिटी। तो हमें यहाँ पे एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला पता हो, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, करेक्ट। तो इसमें हम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका एटॉमिक मास है वो तो आपको पता ही होता है कि एटॉमिक मास आपका 35.5 है, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को मॉलिक्यूलर मास कुछ एलिमेंट्स के याद होते हैं, तो इसका हो सकता है कि आपको याद हो, पर फिर भी आपको कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी विद द मेथड, ठीक है। तो अब इसमें हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वॉल्यूम चलेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 11200 के अंदर सेंटीमीटर क्यूब में इतनी वॉल्यूम के अंदर उन्होंने दिया है आपको 35.5 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना हुआ, 35.5 डिवाइडेड बाय 11200, ठीक है। और हमें कैलकुलेट कितने में करना है, हमें कैलकुलेट करना है अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन का। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन का आप कैलकुलेट करोगे तो 22400 सेंटीमीटर क्यूब जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें कितना होगा, 35.5 डिवाइडेड बाय 11,200 टाइम्स 22400। आई बात समझ। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 71। तो आपका मोलर जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो आ गया 71 ग्राम्स। तो जब आप एटॉमिसिटी कैलकुलेट करोगे दैट विल बी 71 डिवाइडेड बाय 35.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। एटॉमिसिटी इज 2। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आप देख लो। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ऑक्यूपाइज इतना सेंटीमीटर क्यूब एट STP। 1 मोल ऑफ क्लोरीन कितना हुआ, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्यूपाइज इतना सेंटीमीटर क्यूब एट STP। 1 gram of atom of chlorine occupies this much. How many grams of chlorine will occupy this much? तो लिखने का तरीका फर्क है पर सॉल्व आंसर सेम आना है, जो आपका सोल्यूशन है वो वही है। जैसा मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसको भी अगर आप तरीके से लिखोगे तो सेम ही चीज बैठेगी। आप इसको भी अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हो क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सोल्यूशन को समझना मुश्किल होता है। तो अगर आपको मेरा सोल्यूशन समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है, तो वो भी चल जाएगा, पर लिखना सही तरीके से एग्जाम में, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका यहाँ पे एटॉमिसिटी कैलकुलेट किया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिक मास 71 अपॉन 35.5 इक्वल्स 2, ठीक है, ये आ गया आपका एटॉमिसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by 2.8 grams of nitrogen।
सबसे पहले हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है नाइट्रोजन का। कितना होगा? 14 होता है ना, सो 14 टाइम्स 2 आपका आ गया 28। 28 ग्राम आ गया आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट द वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, तो जो वॉल्यूम का कंपैरिजन है वो चलेगा लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, और यहाँ पे आपका ग्राम्स का मतलब मास का ये कंपैरिजन चलेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर इसमें कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 28 ग्राम्स में, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है SSTP, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन के हिसाब से 28 ग्राम, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर होता है, तो वही यूज करोगे। 28 ग्राम में 22.4 लीटर होगा, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 28। और क्वेश्चन ने पूछा है 2.8 का, तो 2.8 में होगा 22.4 डिवाइडेड बाई 28 टाइम्स 2.8। ठीक है, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब जो आपको इंपॉर्टेंट चीज इन टाइप के क्वेश्चन में समझनी है, क्योंकि आप दो तीन चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो। दो तीन चीजें मतलब कौन सी? दो तीन चीजें मतलब, कहाँ गया ये वाली, ये जो पूरा मैंने आपको स्टेटमेंट लिखा था, बॉक्स में डाला था, आप दो तीन चीजों को कंपेयर कर रहे हो। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो चीज पूछी गई है वो ऑटोमेटिकली आप अपने राइट हैंड साइड पे कंपेयर करोगे, और जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर करोगे ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना इन चीजों के ऊपर, बहुत सिंपल तरीके से जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, A part. Question suggests the gram molecular mass. Calculate the gram molecular mass of nitrogen if 360 centimeter cube at STP weighs 0.45 grams. जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको दो स्टेप्स बताए। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप लिखिए स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन तो आपको पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास 1 GMM equals 1 mole, that is equals 6.022 times 10 to the power 23। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी कंडीशन है। जो जो आपको अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चाहिए होगा वो स्टैंडर्ड आप सबसे पहले सेंटेंस में लिख लोगे। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी वॉल्यूम है गैस की वो कितनी है? दैट इज 22.4 लीटर्स। अब क्वेश्चन में जो आपका कंपेयर चल रहा है वो सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है, तो आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में लिख लो तो ज्यादा बेटर है। 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है आपका 28 ग्राम्स, करेक्ट। ये होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हमें पता है, पर हम डायरेक्टली आंसर ये नहीं लिख सकते। आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर, अगर आपको मॉलिक्यूलर मासेस पता है तो आपके आंसर्स वही आएंगे, या बिल्कुल ही डेसिमल बराबर फर्क आएगा, पर मेनली आपका आंसर वही आएगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मुझे नाइट्रोजन का पता है कि जो नाइट्रोजन का होता है वो 14 होता है, तो N2 कितना हुआ? 28 हुआ। ठीक है, बट मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, मुझे कैलकुलेशन दिखानी है। दैट इज व्हाट इज, इसमें जो हमारे नंबर मिलेंगे वो उसी बात के मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, तो वो आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी आपकी वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के कंपेयर में ही आप उसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि 360 सेंटीमीटर क्यूब आपका वे करता है 0.45 ग्राम्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वे करेगा? 0.45 डिवाइडेड बाय 360। और हमारा जो स्टैंडर्ड है वॉल्यूम का, ठीक है, जो हमने स्टैंडर्ड याद किया है वो वॉल्यूम का हमें कैलकुलेट करना है। सो 22400 पे कितना वे करेगा? 0.45 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स 22400, इतना वे करेगा। ठीक है, अब एग्जाम में देख लेते हैं कैसे लिखना है। ये सबसे पहली होगी आपकी कंडीशन वाली, इन वर्ड्स आप उसे लिखेंगे कैसे, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कंडीशन पहला स्टेप है। पहला स्टेप, आप अपनी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को लिख लो। So the mass of 22.4 liters of a gas at STP is equal to its gram molecular mass। फिर A पार्ट में क्या है? 360 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट STP weighs 0.45। उसके बाद हो गया आपका 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका आंसर वही आया लास्ट में, 28 ग्राम्स ही आया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। बी पार्ट, लेट मी राइट द बी पार्ट हियर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है, मैं लिटरली एक सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ।
ठीक है, सो बी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। अब इस केस में आपका कोई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं हो रही है, इस केस में आपको ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड करना है। तो ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, जो हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, कि ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, ठीक है, इन वाटर डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर H2O, सो 2 इसका 16 इसका 18 आ गया। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स कितना हुआ आपके क्वेश्चन में दे रखा है 4.5, सो 4.5 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इससे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे अपने ग्राम मॉलिक्यूल्स। देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको आपने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0.25 ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था गेल यूसेक्स लॉ का और जो ये प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बना है। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको ऑक्सीजन निकालना है टू कंप्लीटली बर्न अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, सो आप मीथेन को और हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हो और आपको टोटल ऑक्सीजन निकालना है कि दोनों में कितना बर्न हुआ। To produce steam and carbon dioxide. If the steam formed is condensed to water, find the mass of water so formed. Okay. सबसे पहले हम दोनों क्वेश्चंस को पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले आप मीथेन के कंबस्शन को कैलकुलेट करोगे, मीथेन के कंबस्शन की आप इक्वेशन लिखोगे, उसमें से आप ऑक्सीजन कैलकुलेट करोगे। वंस डन, उसके बाद आप सेम चीज करोगे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का बर्निंग की इक्वेशन लिखोगे और उसका आप आउटपुट कैलकुलेट करोगे, मतलब ऑक्सीजन उसने कितनी कंज्यूम करी है वो कैलकुलेट करोगे। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हम मीथेन को बर्न करेंगे, तो मीथेन को बर्न करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस वाटर। हमें क्या समझ में आ गया कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विद 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिविंग आउट 1 वॉल्यूम। ये एक्चुअली आपकी फुली बैलेंस्ड नहीं लग रही है, ऑक्सीजन आपके दो ये रहे 2, हाँ अब सही है 1 वॉल्यूम, फिर यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अगर उन्होंने स्टीम दिया है क्वेश्चन में तो आप अपने वाटर की वॉल्यूम को कंसिडर करोगे वॉल्यूम में, और अगर सीधा वाटर लिखा है कि वाटर बन रहा है आउटपुट में तो उसकी वॉल्यूम आप निल लेंगे, मतलब 0 लेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इन्होंने बोला कि 224 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन बर्न हो रहा है। कितना बर्न हो रहा है, 224, इतना मीथेन बर्न हो रहा है। तो रेशो के हिसाब से अगर देखो, इसका जो हाफ होगा उतनी आप ऑक्सीजन यूज कर रहे होगे, तो 112 आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, एक्चुअली आप उसके डबल ही यूज कर रहे होगे। सो ये 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है, सो यू विल बी यूजिंग डबल ऑफ इट वेट। ओके, सो आप 448 वॉल्यूम ऑक्सीजन की कंज्यूम कर रहे हो। उसके बाद आप अगर CO2 पे आओ तो 1:1 का रेशो है, तो इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 2 स्टीम ट्वाइस है, तो इसका मतलब 448 आपकी स्टीम बन रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसमें सब आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, आपको ऑक्सीजन याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन इतना यूज हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, और जो वाटर है वो इतना बना है, तो इसे इक्वेशन 1 मार्क कर दो। अब हमें सेम चीज करनी है हाइड्रोजन की बर्निंग पे। तो अगर आप हाइड्रोजन की बर्निंग करो तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई बैलेंस। अब इसमें क्या है, हमें हाइड्रोजन दिया कितना है, यहाँ 112 दिया है, सो 112। अब इसका हाफ अगर हमें ऑक्सीजन पे देखना है तो ये हुआ 56, और जो कितना वाटर बन रहा है वो बना सेम, मतलब 112। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये है 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। तो ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। इसमें क्या क्या याद रखेंगे, ऑक्सीजन कितना यूज हुआ और स्टीम कितनी बनी, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये आंसर करेंगे कि टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हुई। टोटल ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए टोटल कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टीम दोनों निकालेंगे। ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो दैट इज 448 प्लस 56, इतनी तो ऑक्सीजन का हो गया। और अगर हम स्टीम का चेक करें तो स्टीम का हो गया 448 प्लस 112, इतनी आपकी स्टीम कंज्यूम हुई।
तो अगर हम इसमें नीचे देख लें कि आंसर क्या है, तो ये हो गई आपका 504, ये हो गया आपका ऑक्सीजन, ये हो गया आपका स्टीम का कंजम्पशन। ठीक है, 560। अब मैं स्टीम की वैल्यू क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। 560 और ऑक्सीजन का कितना देखा हमने, 504। ओके, अब हम 560 को यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। यहीं पे तो जो अभी आपने इस टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को तो अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, वरना इतना तो आप पहले भी कर ही पा रहे थे जब आपने गेल-यूसेक्स लॉ पढ़ा था। तो अभी आपने जो नया पढ़ा है उसे कैसे यूज करेंगे? सो व्हाट वील डू इज वील कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का, 18 ग्राम्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन के साथ उसकी वॉल्यूम कितनी है, 22400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी यूनिट्स हमारी सेंटीमीटर क्यूब की चल रही है क्वेश्चन में स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे कितने ग्राम यूज हो रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि आपको ग्राम वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। तो अगर 22400 पे आपका 18 ग्राम यूज हो रहा है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 18 बाय 22400 ग्राम्स हुआ। और हमें कितना कैलकुलेट करना है, 560 का कैलकुलेट करना है। तो 560 का कितना वेट हुआ, 18 अपॉन 22400 टाइम्स 560, इतना वेट हुआ आपका ग्राम्स में। कब होगा ग्राम में वेट, जब आपकी स्टीम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो तब उसका कितना ग्राम्स में होगा। अब देख लो एक बार कि एग्जाम में क्या लिखना है। फॉर कंबस्शन ऑफ मीथेन CH4 plus 2 oxygen gives CO2 plus 2 H2O. According to Gale-Yusek's law, 1 volume of methane requires 2 volume of oxygen to burn it completely, giving 1 volume of carbon dioxide and 2 volumes of steam. जो हमने वॉल्यूम वॉल्यूम करके डिस्कस किया है उसको बस अच्छे से एक पैराग्राफ में लिख दिया और कुछ नहीं करा है। Hence, 224 centimeter cube of methane will require 448 centimeter cube of oxygen for complete combustion and give 224 centimeter cube of carbon dioxide and 448 centimeter cube of steam. जो चीज हमने कैलकुलेट करी है इन्होंने बस अच्छी तरीके से लिख दिया है। जरूरी नहीं है कि आप सेम पैटर्न फॉलो करो लिखने का, आप इक्वेशन को तरीके से सॉल्व करो, नीचे उसके इंफॉर्मेशन लिखते चलो, वो भी चल जाएगा। फॉर कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को बर्न करेंगे, so 2H2 plus O2 gives 2H2O. According to Gale-Yusek's law, 2 volumes of hydrogen require 1 volume of oxygen for complete combustion to give 2 volumes of steam. अब 112 centimeter cube of hydrogen will require 56 centimeter cube of oxygen for complete combustion and thereby इतनी steam बनेगी। अब टोटल तो आपको पता चल गया कि टोटल ऑक्सीजन इतनी बन रही है, टोटल स्टीम इतनी बन रही है। पर यहाँ काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये तो स्टीम बन रही है। पर जब ये स्टीम को आप वाटर में कन्वर्ट करोगे, मतलब जब वो कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट होगी, उसका वेट निकालना है। तो उसका कैसे वेट निकलेगा, पहले आपने निकाला मॉलिक्यूलर मास पानी का, दैट इज 18 AMU। ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। तो जब आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन है तो कैसे होगा, 22400 में 18 ग्राम है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ गैस सिलेंडर फिल्ड विद हाइड्रोजन होल्ड्स इतने ग्राम्स ऑफ द गैस, तो इतना तो उसके पास हाइड्रोजन गैस है। द सेम सिलेंडर होल्ड्स 200 ग्राम्स ऑफ एक्स, 500 ग्राम्स ऑफ वाई। प्रेशर इन द सिलेंडर समथिंग इज मिसिंग इन द क्वेश्चन आई थिंक, कंसिडरिंग द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है थोड़ा, कंसिडरिंग the same conditions of temperature and pressure in the cylinder, calculate the relative molecular masses of gas X and Y. Okay, so आपको निकालना है relative molecular masses. Okay, ठीक है। so relative molecular mass का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, so relative molecular mass का फॉर्मूला होता है 2 times vapor density। अब इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी भी नहीं पता है, तो सबसे पहले आप रिलेटिव वेपर डेंसिटी निकालेंगे। सो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी का होता है कि कोई भी मास आप लो किसी भी गैस का, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय सेम चीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो जब हम सबसे पहले
फॉर गैस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो गैस एक्स के लिए आपको क्या कितनी वैल्यू दी है, 500 दी है, तो 500 अपॉन 50, सो 500 अपॉन 50, 100 दी है, 200 दी है, ओके 500 है गैस वाई की, गैस एक्स की है 200, सो 200 अपॉन 50, ठीक है, तो आ गया 4, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, वेपर डेंसिटी इंटू 2, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8, करेक्ट। अब दूसरी गैस की बात करते हैं, फॉर गैस वाई, अब वाई गैस कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है, तो 500 अपॉन 50, तो ये आ गया 10। अब इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, सो मतलब 10 इंटू 2 मतलब 20, करेक्ट, बात समझ में आ गई। और यही कैलकुलेट करना था, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था। अब देख लो फटाफट कि एग्जाम में कैसे लिखना है। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मास ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, mass of an equal volume of hydrogen at STP. For X, vapor density है 200 upon 50, 4. Relative molecular mass of a gas is 2 into vapor density. So 2 into 4 giving you 8. For gas Y, vapor density 500 upon 50, 10 आ गया. Relative molecular mass 2 into vapor density. So 2 into 10, 20 आ गया. Moving on to the next question. 225, not 220, yeah, so मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ रही हूँ, बताओ. Question says 0.583 grams of acetone when vaporized forms 225 centimeter cube of vapors at STP. Calculate the gram molecular mass of the gas. 22.4 liters of any gas at STP is equals to 1 gram molecular mass of the gas. ये तो हमें पता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमें फाइंड करना है वेट, मतलब ग्राम्स की चीजों के बारे में कुछ बात हो रही है, तो इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं है, ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास पता नहीं है, तो वो आ गया आपका राइट हैंड साइड पे। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हो वो आप वॉल्यूम से रिलेट करके कर रहे हो, तो वॉल्यूम आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, वॉल्यूम आपको सारी दे रखी है। तो सबसे पहले आप अपनी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन क्या लिखोगे, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन ये लिखोगे कि टू, अब ये जो लीटर्स में है इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में ही दे रखा है। सो क्या हो जाएगा 22400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, एट एसटीपी। अब आपको इस पे ही कैलकुलेट करना है कि ये कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में दिए है वॉल्यूम आपको, सो 225 सेंटीमीटर क्यूब कितना वे कर रहा है, 0.583 ग्राम वे कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वे करेगा, 0.583 डिवाइडेड बाय 225, उसके बाद आपको निकालना कितना है 22400 पे, तो 0.583 डिवाइडेड बाय 225 टाइम्स 22400। आगे बात समझ, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इट सेज कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इफ 200 ml ऑफ द गैस एट एसटीपी वेज 0.40, और उन्होंने स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी है किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, और हाइड्रोजन के बारे में लीटर्स में दी है, तो वील ट्राई टू ब्रिंग एवरीथिंग इन लीटर्स, या तो आप लीटर्स लिखो या फिर आप 1000 ml लिखो, काफी सारी बुक्स में 1000 ml करके भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, which is the same thing as 1 liter. So it is up to you कि आपको क्या कंफर्ट लेवल लग रहा है, as you practice उसके हिसाब से आप यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता as long as कन्वर्जन सही है। ऑल राइट, सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कहता है कि वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 200 ml, 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कितना वे करता है, 0.40 करता है, तो जो हमारा 1 लीटर है, मतलब अगर इसे आप लीटर में कन्वर्ट कर दो डिवाइडेड बाय 1000, तो अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करो, मतलब अब ये लीटर में आ गया, ठीक है, अगर अब आप करो 1 लीटर के लिए तो हो जाएगा 0.40 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 200, इसे अगर आप यहाँ कैलकुलेट करो, आंसर आ गया 2, ठीक है। सो वेपर डेंसिटी आपकी क्या हुई, वेपर डेंसिटी हो जाएगी वेट
ऑफ 1000 ml लिख लो या 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1000 ml या 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब दोनों चीजें आपको पता चल गई हैं। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिल गया 2 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का है 0.09। इससे आपकी निकल जाएगी वेपर डेंसिटी। करेक्ट। उसके बाद आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास भी निकालना है। ठीक है, तो पहले वेपर डेंसिटी निकालते हैं। अब इसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं ताकि थोड़ी जल्दी हो जाए। 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी वेज इतना, तो 1 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतना हुआ, कैलकुलेट करके आ गया 2 ग्राम्स। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया वही है 2 अपॉन 0.09, तो आ गया 22.22। ये वेपर डेंसिटी आ गई। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 22.22, फाइनल आंसर आ गया 44.44। Moving on to the next question. A gas at a pressure of 700 mm of mercury and a temperature of 57 degree Celsius. Okay, students question देख के डरो मत। सबसे पहली चीज आपको यहाँ ये पता चलनी चाहिए कि जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में गैस इक्वेशन पढ़ी थी, ये उन दोनों का कंबाइन करके क्वेश्चन है। एक दो स्कूल ऐसे हैं जहां ये क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं, मतलब गैस इक्वेशन को कंबाइन करके आपका जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके साथ नहीं कराया गया है, पर काफी सारे स्कूल में करा भी रहे हैं। सो इफ यू वांट टू प्ले सेफ एंड यू आर टारगेटिंग 100% इन केमिस्ट्री, देन यू शुड डेफिनेटली डू इट इवन इफ आपके टीचर्स नहीं करा रहे। ठीक है, और अगर आपके टीचर्स नहीं करा रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप मी अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड लेट मी नो कि आपके स्कूल में वो मोल कॉन्सेप्ट को लेके क्या, कितना पार्ट आपको करवा रहे हैं और कितना पार्ट आपके सिलेबस से हटा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी, ताकि आपकी कोई गलती नहीं होगी अगर आपके स्कूल में उन्होंने कोई पार्ट नहीं कराया बट एग्जाम में आ गया तो। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट कि कितना सिलेबस शुड बी डन फॉर स्कोरिंग 100 इन केमिस्ट्री। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें हम गैस इक्वेशन लगाएंगे। गैस इक्वेशन कैसे लगती है, P1 V1 T1, ये वो वैल्यूज होंगी जो क्वेश्चन में दे रखी है गैस उसके बारे में। T2 V2 T2, ये आपकी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होगी जो आपको पता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज को यूज करके हम फॉर्मूला लगाएंगे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। आई बात समझ, इतना स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 700 mm, तो P1 क्या हो गया 700 mm ऑफ मर्करी, और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 760 mm ऑफ मर्करी। करेक्ट। अब V1 क्या होता है, अब इसमें V1 क्या है, V1 है आपका 700 ml और V2 आपको कैलकुलेट करना है। फिर T1 आपको दे रखा है 57 डिग्री सेल्सियस, पर आप कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दो, और T1 होता ही है 273 केल्विन। ये आ गई कंडीशन। अब आप इसे इस इक्वेशन में लिख दो। तो इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, P1 टाइम्स T1 अपॉन, तो ये आ गया 330 केल्विन इक्वल्स P2 टाइम्स x ओवर 273। आई बात समझ, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल अलॉट, ताकि कैलकुलेशंस पे टाइम वेस्ट ना हो। सो मूविंग ऑन, इफ यू सी, यही चीज एग्जैक्टली यहाँ सॉल्व की गई है, और यहाँ आप लिख सकते हैं बकायदा बाय गैस इक्वेशन। ठीक है, बाय गैस इक्वेशन, फिर P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपकी V2 की वैल्यू आ गई इतनी, पर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। आपने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करी है, बट व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू मोर, द क्वेश्चन इज आल्सो आस्किंग यू अबाउट द वेपर डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर मास। करेक्ट। अब आपने जो वॉल्यूम कैलकुलेट करी है और यहाँ पे आपको मास 1.5 ग्राम्स भी दे रखा है, सो यूजिंग दैट हम पहले वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। सो वेपर डेंसिटी का कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वील डू, सबसे पहले हम मास पे आते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग, 53.33 मतलब 0.37 ml ऑफ अ गैस एट एसटीपी इतना वे करती है, तो 1 ml कितना वे करेगी, 1.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट दे रखी है बट मैं आपको बता देती हूँ ml में है, यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, ध्यान से देखो। 53.37 या ये ml है, इसे डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये लीटर हो गया। इतने लीटर में कितना वेट है, 1.5 ग्राम्स है,
तो 1 लीटर में कितना हुआ, 1.5 टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय 53.37। ठीक है, यही वैल्यू आई है जो ये दे रखी है। ठीक है, विच इज 2.8123 ग्राम्स। इसे कैलकुलेट करेंगे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला था कि वेट ऑफ 1000 ml या 1 लीटर ऑफ द गैस, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया। हाइड्रोजन का जो दे रखा है 1 लीटर का, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है लास्ट सेंटेंस में, दैट इज कितना, 0.09। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करके ये जो आपका आंसर आया ये है आपका वेपर डेंसिटी। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी। तो जो वेपर डेंसिटी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं एक बार, वो क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई कर सकते हो यहाँ पॉज करके। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी थोड़ा सा डाउट है, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का रिकैप दे देती हूँ। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसमें आपको 2-3 इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी सेम गैस के बारे में। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ दिस मच, उसके अंदर टेम्परेचर भी दे रखा है, उसकी वॉल्यूम भी दे रखी है, तो आप वही समझ जाओ कि you're gonna यूज गैस इक्वेशन टू सॉल्व दिस। गैस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, P1, V1 और T1 ये हमारी वो कंडीशन होंगी जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखी है। P2, V2 और T2 वो इंफॉर्मेशन होगी जो आपको स्टैंडर्ड पता है। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप एग्जैक्टली स्वैप भी कर सकते हो। ये कोई स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऐसे ही करना है, दोनों को एग्जैक्टली उल्टा भी कर सकते हो। पर अगर एक बार आपने एक मेथड पकड़ लिया तो उसी से सॉल्व करो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे भाई बाय गैस इक्वेशन P1 V1 बाय T1 इक्वल्स P2 V2 बाय T2। आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके आपने क्या निकाला, आपने V2 निकाला। ठीक है, आपने V2 की इंफॉर्मेशन निकाली। अब जो आपको V2 दिया गया है वो है ml में, आप उसे पहले तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर लीटर में उसका वेट देखेंगे कितना आ रहा है। आगे बात समझ। वेट हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको गैस का वेट पता होना जरूरी है। हाइड्रोजन का वेट उन्होंने 1 लीटर का दे रखा है, दैट इज 0.09 ग्राम्स। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो गैस आप यूटिलाइज कर रहे हो उस गैस का वेट कितना है, तो वो आपने वहां इंफॉर्मेशन रखी, आपका कैलकुलेट करके आ गया 31.25 वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास है 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, सो 2 से मल्टीप्लाई करके वेपर डेंसिटी की वैल्यू आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ। अब जो स्टूडेंट्स को खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 9 आपने आई होप कर लिया होगा। अब मैं आपको हेल्प करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 काफी सिमिलर है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस ए। ठीक है भाई, सब्सटेंस ए का हमें मास कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास तक पहुंचने के लिए पहले वेपर डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेट द मास ऑफ अ सब्सटेंस ए विच इज गैसियस फॉर्म ऑक्यूपाइज, कितना वॉल्यूम दे रखा है, 10 डेसीमीटर क्यूब, कितना टेम्परेचर दे रखा है, 27 डिग्रीज एंड 700 mm। ओके, सो P1 V1 और T1 तो दे रखा है, प्लस 273, ये हो गया 300 केल्विन। ठीक है, P2 V2 और T2 देख लेते हैं। तो जो हमें पता है, हमें V2 तो पता नहीं, प्रेशर हमें पता है 760 mm होता है मर्करी, और जो टेम्परेचर है वो होता है 273 केल्विन। आगे बात समझ। पर इस चीज में एक याद रखना बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी आपकी यूनिट चल रही है वॉल्यूम की, वो डेसीमीटर क्यूब चल रही है। ठीक है, आ जाइए आगे पढ़ते हैं। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, सो 700 P1 V1 बाय T1 इक्वल्स T2 V2 बाय T2। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेशन की डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपकी V2 की वैल्यू आई है 8.38 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन से कंपेयर करके इतनी वॉल्यूम का वजन कितना हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वजन क्यों निकालना है, क्योंकि वेपर डेंसिटी के लिए आपको मास चाहिए गैस का। ठीक है, इस वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो गैस है हमारी ए, एक एसटीपी पे इट वेज 60 ग्राम। 60 ग्राम कहां से पता चला, क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए पता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना हुआ, 60 बाय 22.4,
8.38 में कितना हुआ, 60/22.4 टाइम्स 8.38। ठीक है, यहां से आपका वजन कैलकुलेट हो जाएगा। ऑल राइट, इसके अलावा हमें क्या पता करना है यहाँ पे, आई थिंक दैट्स इट। ये आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन होके फाइनल आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। Okay, now moving on to the last question for the session. Calculate the volumetric composition of water. अब water क्या है, H2O। H2O को break करेंगे तो क्या बना, H2 plus O2। इसको हम balance करेंगे, so 2H2 gives 2H2 plus O2। आगे बात समझ। ये है 2 volume of water, 2 volume of hydrogen, 1 volume of oxygen। इन तीनों को combine करके आ गया 3 volume, करेक्ट। और जब उन्होंने कहा है वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन जहां भी आ जाएगा मतलब आप परसेंटेजेस की बात कर रहे हो, परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है आपकी, टोटल वॉल्यूम टोटल जो होगा वो होगा 100 में से आपकी हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, आप परसेंटेज निकालोगे। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन है 2, टोटल कितनी वॉल्यूम है 3 टाइम्स 100, ये आप कैलकुलेट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 66.66%। ऑक्सीजन कितना है 1 वॉल्यूम, टोटल कितना है 3 टाइम्स 100, दिस विल कम आउट टू बी 33.33%। जब आपसे कहा है कॉम्पोजिशन का रेशो निकालना है, तो मतलब हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, मतलब 66.66 इज टू 33.33, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, नॉट सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके क्या होगा, अगर इसको कैंसिल आउट करोगे, सो दिस विल कम आउट टू बी 2:1। दोनों को डिवाइड बाय 3 कर दो तो 2:1 का आपका वॉल्यूमेट्रिक रेशो, या कह सकते हो कि वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन आ गया। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखोगे 2H2O gives 2H2 plus O2, 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, टोटल आ गया 3 वॉल्यूम, हेंस द वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन इज हाइड्रोजन 2/3 by times 100। तो एग्जैक्टली सेम चीज जो मैंने आपको बताई है, कोई डिफरेंस नहीं है, 2:1 आपका फाइनल आंसर है। राइट माय वंडरफुल स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हमने डिस्कस करा वेपर डेंसिटी के बारे में, एंड वी सॉ सो मेनी न्यूमेरिकल्स एंड वी प्रैक्टिस देम। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इनफ एट योर एंड। क्वेश्चंस को अप्लाई करना आना चाहिए, क्वेश्चंस में अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। और अगर आपके टीचर्स कुछ डिफरेंट सिलेबस फॉलो कर रहे हैं या आपको डिफरेंट सिलेबस बता रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी, बिकॉज इफ यू डू नॉट स्कोर 100, वो कोई स्कूल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, बट आई एम देयर टू डिस्कस विद यू इन अ लॉजिकल वे कि आपका स्कूल क्या बोल रहा है एंड व्हाट द एक्चुअल सिलेबस सेज, एंड इफ देयर इज एनी म्यूचुअल ग्राउंड दैट वी कैन वर्क ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना अगर स्कूल कुछ और करा रहा है या ज्यादा पोर्शन कटवा रहा है, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस, because as I always say, I am in here with you, I am not working against you, I am working with you to make sure that you score 100% in chemistry. So make sure students that you reach out to me for any help. How can you reach out to me? You can either email me at psclassesicsc@gmail.com, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो वट एवर इज मोर फीजिबल टू यू, आप वैसे रीच आउट करो, बट मेक श्योर if you are having struggles and if you are having troubles, you pass them on to me and let me help you. So that is it for today. Make sure that you subscribe to the channel and share this channel with your friends and help us grow further. So let's all learn together and we'll catch up in the next session.